हमने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करना है और इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी देखेंगे बाय डेफिनेशन है कि अब ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड मोर ओवर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट्स एप्लीकेशन टेक्निक प्लस सोनोग्राफिक एनाटॉमी सोनोग्राम के ऊपर आपने किस तरह से इसको देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स हैं वो यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स यूज़ करते हैं जिसका आपको पता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग लीनियर ट्रांसड्यूसर तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि ज़्यादा होती है, ठीक है। 9 to 15 मेगाहर्ट्ज का अगर आप लीनियर ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली बी producing high frequency sound waves. So the breast ultrasound uses high frequency sound waves to map the internal structures of the breast. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि यू कैन नेवर यूज अल्ट्रासाउंड एज अ सोल मोडेलिटी टू डायग्नोज एनी कैंसर। आप ये नहीं कह सकते कि आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई जो है वो लीजन नजर आ गया और आप कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि ये कैंसर ही है। यू कैन नॉट डू इट सोल इसके ऊपर, इसकी बेसिस के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट्स के ऊपर। आपको साथ में ब्रेस्ट के कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हमेशा आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो सबसे पहली चीज़ है, फिर इसके बाद आपकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती हैं विच इंक्लूड्स अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, एमआरआई भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पे आपके पास बायोप्सी आती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करते हैं। तो जब भी आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे कोई पेशेंट आता है, वो आके कहता है कि इस तरह से मुझे लंग फील हुआ है और वो अल्ट्रासाउंड जो है उसको रिकमेंड किया हुआ होता है और आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं और आपको लग रहा है कि ये लीजन जो है इट कैन बी मलिग्नेंट, तो आपको साथ में नीचे लिखना होता है कि कोरिलेशन विद मेमोग्राफी इज एडवाइस। यानी कि तभी आप अल्ट्रासाउंड की बेस के ऊपर इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, आपको साथ में मेमोग्राफी की कोरिलेशन चाहिए होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मेन एडवांटेज यही है कि जो अल्ट्रासाउंड है इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड एंड सिस्टिक लीजन्स। तो जो अगर आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशंस मेमोग्राम के ऊपर नज़र आ रही होती हैं और वो डायग्नोज नहीं होती हैं या डेंस ब्रेस्ट जो होती है वो सही तरह से मेमोग्राम के ऊपर उसके रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड लाजमी तौर पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट सिस्ट है तो वो भी आप जो है वेल डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। आपको पता है सिस्टिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एक क्राइटेरिया है सिस्ट को डायग्नोज करने का अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो वो फॉलो करते हैं। वी कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टिक एंड सॉलिड लीजन्स। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मेन एप्लीकेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं कि एक तो आप सोलली जो है वो इसके ऊपर नहीं रिलाई कर सकते। आपने जो है मेमोग्राम के ऊपर अगर कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई है तो वो उसके ऊपर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड जो है वो आप परफॉर्म करते हैं। वाई? बिकॉज इट कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड एंड सिस्टिक लीजन्स। फिर इसके अलावा जो क्लिनिकली या मेमोग्राफिकली अकर्ड कैंसर्स हैं जिनमें आपको लग रहा है कि हाई पॉसिबिलिटी है कैंसर की, उनमें भी आप जो है वो अल्ट्रासाउंड विद मेमोग्राम परफॉर्म करते हैं। फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर जब आप यूज़ करें तो उसकी वजह से इट गेट्स इजी फॉर यू टू सी द क्लस्टर्स जो कि माइक्रो कैल्सिफिकेशन क्लस्टर्स बना लेती हैं एक ही जगह पे, ठीक है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती हैं और एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं विद इन द डक्ट, तो आप उसको भी जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। जब आप ये लीजन्स देखते हैं तो ये आपको रेगुलर मैसेज के तौर पर नज़र आती हैं। फिर इसके अलावा जो है जो डक्ट्स होती हैं वो डायलेटेड हुई होती हैं और इनकी इकोजेनेसिटी इंक्रीज हुई होती है क्योंकि कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। तो इनकी इकोजेनेसिटी अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको जो है वो इंक्रीज नज़र आएगी। फिर इसके अलावा जब आप इसको डॉपलर पे देखेंगे तो इसकी वैस्कुलरिटी भी आपको इंक्रीज नज़र आएगी। So that's how you can very well differentiate between the cystic and solid lesions on ultrasound. फिर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि टेक्निक है। अब जब भी आपने टेक्निक करनी है, टेक्निक में आपको पता है एक तो आपकी ट्रांसड्यूसर की सिलेक्शन आ जाएगी। फिर इसके अलावा आपने पेशेंट की पोजीशनिंग किस तरह से रखनी है, आपने मशीन को ऑपरेट किस तरह से करना है, आपने अपने ट्रांसड्यूसर की क्या अप्रोच रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने मनूवियर किस तरह से अपने ट्रांसड्यूसर को करना है, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले भी रिपीट की है कि लोकलाइजेशन जो भी आपके पास किसी भी रीजन की है तो वो हम क्लॉक फेस से करते हैं, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेंट्स में तो हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी आपको जो है वो 12 o'clock पोजीशन पे नजर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि रीजन ये जो है वो 12 o'clock पोजीशन पे है, या 3 o'clock पे है, या 6 o'clock पे है, या 7 o'clock पे है, ठीक है। तो आप क्लॉक फेस से इसको जो है वो लोकलाइज करेंगे किसी भी रीजन। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। तो एक तो आपने जो है वो ट्रांसड्यूसर की जो सेक्शन करनी है, ट्रांसड्यूसर जो है वो कम से कम भी 7.5 मेगाहर्ट्ज का होना चाहिए। लीनियर प्रोब हम यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोब आपको पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर होता है, तो हम यूज़ करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी शुड बी मिनिमम 7.5 मेगाहर्ट्ज। फिर इसके अलावा पेशेंट की पोजीशन जो है, आपने जब पेशेंट जब भी बताएगा कि मुझे यहाँ पे लम्प फील होता है, तो आप उससे डिसाइड कर लेंगे कि ये मीडियल लीजन हो सकता है, लेटरल हो सकता है, या सुपीरियर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंट की पोजीशनिंग भी करेंगे, ठीक है। अगर मीडियल लीजन है तो उसके लिए आप पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे, ठीक है। मीडियल लीजन्स के लिए आप पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे, और जो सेम साइड का आर्म होगा, जो एक्सीलेटर आर्म होगा, आप उसको पेशेंट को कहेंगे कि अपने हेड के ऊपर रखें, ठीक है। तो ये आपके पास मेन टेक्निक है when you are assessing medial lesions. Medial side के lesions के लिए patient की position it should be spine, and you will ask the patient to keep her ipsilateral arm over the head. फिर इसके बाद आपने जो लेटरल रीजन्स हैं उसके लिए आपने पेशेंट को अपोजिट साइड पर लेटाना, ठीक है। जिसकी साइड का राइट ब्रेस्ट का या लेफ्ट ब्रेस्ट का किसी भी साइड की अगर लेटरल रीजन है तो आप उसको पेशेंट को अपोजिट साइड पर लेटाएंगे। फिर सुपीरियर लीजन्स के लिए आप पेशेंट को बिठा भी सकते हैं, और तो लेट के भी कर सकते हैं, बट आप पेशेंट को बिठा भी सकते हैं, बिठा के उसका अल्ट्रासाउंड जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो टेक्निक आपने मेन करनी है वो ये कि आपने क्या उसको कहते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द नॉर्मल एंड द एबनॉर्मल ब्रेस्ट कैन बी obtained विद द मॉडर्न अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट। अब आपने ये नहीं करना है कि जो एबनॉर्मल ब्रेस्ट है आपने सिर्फ उसका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर लिया, आपने साथ में नॉर्मल ब्रेस्ट का भी कंपैरिजन करके देखना होता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है आपको पता है मॉडर्न इक्विपमेंट में क्या आ गया आपके पास। मॉडर्न इक्विपमेंट में यही लिनियर ट्रांसड्यूसर यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब्स हैं। फिर इसके अलावा बेटर रेजोल्यूशन है आपके पास जो है वो डॉपलर है। तो ये सारे आपके पास जो है मॉडर्न अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के अंदर क्वालिटीज़ हैं जिससे आप बेटर जो है वो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इनिशियल एग्जामिनेशन में अब इसके अंदर आपके पास आ गया कि जो आपने पेशेंट को लटाया है और पेशेंट को आपने जो ट्रांसड्यूसर आपने रखना है वो अपने यानी कि जो भी आपने कंट्रोलिंग करनी है अपने ट्रांसड्यूसर की वो आपने राइट हैंड से करनी है, और आपने जो मशीन को ऑपरेट करना है वो आपने अपने लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करना है, ठीक है। सो मशीन टू पेशेंट्स राइट image with the right hand, operate machine with the left hand। यहाँ आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है वैसे होना तो ये चाहिए कि राइट साइड से ही आप करें और लेफ्ट साइड से मशीन को ऑपरेट करें, लेकिन जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है उस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास पेशेंट की पोजीशनिंग है कि आपने किस तरह से करनी है with regard to the position of the lesions। तो medial lesions के लिए we will ask the patient to lie supine, और साथ में आप उसको कहेंगे कि आप अपने एक्सीलेटर आर्म को हेड के ऊपर रखें। लेटरल रीजन्स के लिए आप पेशेंट को अपोजिट साइड पर लेटाएंगे, और सुपीरियर रीजन्स आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। अच्छा, ये इक्विपमेंट है, ये लीनियर ट्रांसड्यूसर हम यूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम भी 7.5 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। अच्छा, ये अब आपके पास आ गई आपकी मैन्यूवरिंग कि आपने किस तरह से अपने जो है वो ट्रांसड्यूसर को मैन्यूवर करना है वाइल परफॉर्मिंग ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। तो इसमें पहली बात तो ये जो कि नोट करने वाली है कि आपने प्रेशर अप्लाई करना है जब भी आप ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें यू विल इंक्रीज द ट्रांसड्यूसर प्रेशर। उससे होगा क्या, एक तो ये कि पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा जो सब एरियोलर रीजन है जो कि थोड़ा डेंसर होता है वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से स्कैन कर पाएंगे, ठीक है। स्कैनिंग आप 3 डायरेक्शंस में कर सकते हैं। जो सबसे पहली ये वाली है, ये आपके पास क्या है, इसको आप कहते हैं रेडियल। ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन है जिसके अंदर आप अपने प्रोब को मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली आपको पता है ये ट्रांसवर्स है और ये वाली लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये एक आपके पास
एक्स्ट्रा स्कैनिंग डायरेक्शन है जिसमें आप अपना अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन। ये मैं आपको बता रही थी कि लोकलाइजेशन आपने क्लॉक फेस से करनी है। अब अगर कोई रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर 6, तो आप इसको कहेंगे 7 o'clock पे पड़ा हुआ, ठीक है। सिमिलरली 8 o'clock, 9, देन 10, 11, 12, तो ये पूरी आपके पास एक क्लॉक बनती है, और आप जहाँ पर भी आपको पोजीशन नजर आ रही होती है, आप लोकलाइजेशन उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास आगे स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, ठीक है। इसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये 70% इसकी स्पेसिफिसिटी है। Recent studies show if strict criteria for lesion analysis are followed, specificity of ultrasound and determine the benign or malignant reaches 70%. इसके लिए इसी वजह से आपको साथ में दूसरे इमेजिंग मोडेलिटी की कोरिलेशन लाजमी तौर पर रिक्वायर है, स्पेशली मैमोग्राफी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोनोग्राफिक ब्रेस्ट एनाटमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखें, आपने जब भी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना है, तो आपने ब्रेस्ट को 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड करके करना है, ठीक है। आप स्किन, निपल, सब एरियोलर टिश्यू, subcutaneous region, parenchyma, which lies between the subcutaneous and the retromammary regions, और फिर आपके पास लास्ट में जो है वो retromammary region होता है। अब ये retromammary region क्या होता है? ये आपके पास जो है वो बेसिकली एक स्पेस है, ठीक है, जो कि आपको सेपरेट करती है ब्रेस्ट को फ्रॉम द पेक्टोरालिस मेजर मसल। सो यू कैन से दैट दिस इज द स्पेस बिटवीन द which basically separates the breast from the pectoralis major muscle। और होती क्या है इसकी कंपोजिशन? ये लूज एरियोलर टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको अल्ट्रासाउंड पे अपीयरेंस इसकी किस तरह से नजर आएगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये देखें, अब आपने जब भी देखना है सबक्यूटेनियस फैट की लेयर, अगर जब आपने देखनी है, तो ये आपको पहली बात तो ये कि सुपरफिशियली नजर आएगी और हाइपो इकोइक नजर आएगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर आपको सुपरफिशियल लेयर जो नजर आएगी दैट वुड बी सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है सबक्यूटेनियस फैट, एंड इट विल अपीयर हाइपो इकोइक, ठीक है, कंपेयर टू द ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास जो है वो जो नॉर्मल डक्ट्स होती हैं वो आपको सब एरियोलर रीजन के अंदर नजर आती हैं, और ये जो डक्ट्स होंगी ये आपको ट्यूबुलर एनेकोइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आएंगी, ठीक है। एनेकोइक क्योंकि फ्लूइड फिल्ड होंगी तो इनके अंदर आपको जो है वो एनेकोइक जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ये नजर आएंगे। फिर इसके बाद जो है वो रिट्रोमेमरी फैट जो है वो लेयर आपको नजर आएगी, और इसके पीछे आपको पेक्टोरालिस मसल जो है वो नजर आएगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर एंड गोइंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो लेयर्स हैं ये आपको नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सबक्यूटेनियस फैट नजर आएगा जो कि हाइपोइकोइक अपीयरेंस का होगा। फिर आप सब एरियोलर रीजन के अंदर जो है वो देख सकते हैं डक्ट्स को, विच विल अपीयर एनेकोइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। फिर विट्रोमेमरी फैट लेयर आपको नजर आएगी नीचे द ग्लैंडुलर टिश्यू, और उसके पीछे आपको जो है वो पेक्टोरालिस मसल या चेस्ट वॉल जो है वो नजर आएगी। तो इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है? The subcutaneous fat is demonstrated superficially as hypoechoic tissue compared to the glandular tissue from which it is separated by a well-defined scalloped margin. Normal ducts are often visible, particularly in the subaerial region, as anechoic tubular structures. Deep to the glandular tissue, a retromammary fat layer is usually visible, and behind is the structures of the chest wall. अब इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इंडिविजुअली आपको किस तरह से जो है चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब ये आपको सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी है जब भी आपने इवेलुएट करना है। तो स्किन आपको नज़र आएगी, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या कुछ नज़र आ रहा होता है। स्किन नज़र आएगी, सबक्यूटेनियस फैट नज़र आएगा, कूपर्स लिगामेंट नज़र आएंगे। कूपर्स लिगामेंट क्या होते हैं? कूपर लिगामेंट जो है ये आप ब्रेस्ट को जो है वो उसकी शेप मेंटेन करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं। प्लस जो है ये आपके पास इनर साइड ऑफ द ब्रेस्ट स्किन और पेक्टोरालिस मसल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
फाइब्रस कनेक्शंस होते हैं बेसिकली, जो कि इनर साइड ऑफ द ब्रेस्ट, स्किन और पेक्टोरल मसल्स इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। फिर ब्रेस्ट पेरेन्काइमा, रेट्रोमेम्ब्री फैट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पेक्टोरालिस मेजर मसल, रिब्स, प्लूरा एंड निपल। निपल जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर डेंस नजर आता है और इसमें हम देखेंगे कि पोस्टीरियर शैडोइंग भी प्रेजेंट होती है। ये ऐसे आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर सब कुछ नजर आएगा। स्किन, कूपर्स लिगामेंट। कूपर्स मैंने आपको बता दिया है कि ये फाइब्रस कनेक्टिव जो है वो आपके पास कनेक्शन है बिटवीन द इनर साइड ऑफ द स्किन, ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल मसल। फिर इसके बाद जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू आपको नजर आ रहा है, इंफोजेनिक सारा। फिर रेट्रोमेम्ब्री फैट है, फिर पेक्टोरलिस मसल है और उससे पीछे जो है वो आपको चेस्ट वॉल नजर आएगी। इसके अंदर देखिए स्किन, फिर इसके बाद कूपर्स लिगामेंट, फाइब्रो ग्लैंडुलर टिश्यू। ये पेरेंट्स अल्ट्रासाउंड पे इस तरह से नजर आता है। अच्छा, अब निपल जो है वो it consists of both dense connective tissue and connective tissue of the duct which can cause the posterior acoustic shadowing। तो ये इस तरह से आपको जो है वो निपल नजर आएगा और उसके पीछे जो है वो acoustic shadowing नजर आएगा। फिर रिब्स हैं। रिब्स आपको पता है हाईली टेनुएटिंग स्ट्रक्चर है, बोन है, तो इसके पीछे भी जो है वो आपको acoustic shadow जो है वो नजर आएगा। डक्ट जो है ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स, ये देखें आपको नजर आ रही है यहाँ पर। एनेकोइक ट्यूबुलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं विद इन द सबएरियोलर रीजन। ये एक और इमेज है जिसके अंदर वी कैन सी द डायलेटेड डक्ट जो कि लैक्टेटिंग है। लैक्टेशन के दौरान जो है ये डक्ट जो है वो डायलेट हो जाती हैं और आपको हाइपोएकोइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं विद इन द इकोजेनिक ग्लैंडुलर टिश्यू। ये ग्लैंडुलर टिश्यू है सारा और यहाँ पर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है डायलेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जिससे आप बता सकते हैं कि ये लैक्टेटिंग डक्ट। डॉपलर पे आप करके देखेंगे तो इसमें ये कलर डॉपलर है, इसके अंदर आप करके देख रहे हैं तो आपको फ्लो नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये लिम्फ नोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी सस्पेक्शन होती है ब्रेस्ट कैंसर की तो ये इलाज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड जो हैं ये नॉर्मल भी आपने देखने हैं और जब जब कोई सस्पेक्शन है तो तब भी आपने देखने हैं। तो नजर किस तरह से आएंगे? सॉलिड नोड्यूल की पेरेंट्स होगी, ओवॉइड इन शेप होंगे और आपको जो है वो इकोजेनिक फैटी हाइलम नजर आएगा, ठीक है। इकोजेनिक फैटी हाइलम नजर आएगा आपको। ये जो है दोनों इमेजेस के साथ कंपेयर किया हुआ है इसको। तो आपने तीन चीजें याद रखनी है। सॉलिड नोड्यूल है, फिर आपको जो है इसकी शेप देखनी है, ओवल शेप है और आपको जो है वो इकोजेनिक फैटी हाइलम नजर आ रहा है। अच्छा, अब इंडिकेशंस क्या क्या हैं? इंडिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये कि आप जो वो फीमेल्स जो कि लेस देन 40 ईयर्स की हैं, ठीक है। एक तो 40 ईयर्स के बाद आपको पता है कि हम उनके अंदर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो ऐसी फीमेल्स के अंदर हम, और वो लेस देन 35 ईयर्स की हैं तो फिर, और सिम्टोमेटिक ब्रेस्ट लम्प्स हैं तो हम उनके अंदर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। और इन पेशेंट्स के अंदर वैसे हम एमआरआई भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने असेसमेंट की है उसकी मेमोग्राम के ऊपर और आपको, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे मेमोग्राम के ऊपर कि आइदर इट्स सॉलिड और सिस्टिक लीजन, तो उसके लिए साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा वो ब्रेस्ट लम्प जो कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान में डेवलप हो रहे हैं, फिर वो लीजन्स उनके असेसमेंट के लिए जो कि आपने मेमोराई या सिंटी मेमोग्राफी के ऊपर डिटेक्ट किए हैं। अच्छा, वो ब्रेस्ट मैसेज जो कि मेमोग्राम ने नेगेटिव शो किए हैं, कोई ब्रेस्ट इंफॉर्मेशन है। फिर इसके अलावा मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट लम्प की असेसमेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़
इस इंटरवेंशनल अल्ट्रासाउंड, जब भी आपने कोई ब्रेस्ट लंप है, आपने उसकी बायोप्सी परफॉर्म करनी है, तो उसकी लोकलाइजेशन के लिए भी आपको अल्ट्रासाउंड रिक्वायर होता है। तो ये आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। फिर जो फॉलो अप आपने रखना है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी के साथ ट्रीट किया गया, तो उनके फॉलो अप के लिए भी आपने अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना। अच्छा जी, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड जो है इसका बेस्ट रोल है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टिक एंड द सॉलिड लीजन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सॉलिड लीजन किस तरह से अपेयर होंगे अल्ट्रासाउंड के ऊपर और सिस्टिक किस तरह से अपेयर होंगे। ठीक है, सिस्टिक का क्राइटेरिया वही है, एनोकोइक ल्यूमन होगा, पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट होगी, और कोई अगर सिंपल सिस्ट है तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरनल एक्स वगैरह जो है प्रेजेंट नहीं होंगी, वॉल की थिकनेस इंक्रीज नहीं होगी, और जो सॉलिड लीजन्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो हाइपर कोइक, यहाँ पे हाइपर कोइक लीजन्स होंगे, और उनकी उनकी जो है वो शेप होगी बाकायदा। तो ये आपके पास जो है क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि ये सिस्टिक है या फिर सॉलिड लीजन। अल्ट्रासाउंड कॉम्प्लीमेंट्स बोथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड मेमोग्राफी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हुए अगर कोई लंप फील हुआ है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसको लिख के देंगे कि इन्वेस्टिगेशन में के अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन को भी, या वो फीमेल जिन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, आप 40 ईयर्स या 50 ईयर्स से अबव हैं, आप डायरेक्ट उनमें मेमोग्राफ करवा रहे हैं परफॉर्म, और उनके अंदर जो है कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यू विल गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड दोनों चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट करता है। It is also successfully used as a second look procedure where an abnormality has been identified using MRI or scintigraphy mammography. फिर डेंस ब्रेस्ट के अंदर भी जो है वो अल्ट्रासाउंड आपको वेरी good application because it does not use ionizing radiation. It is the examination of choice in young women and is valuable in the assessment of the mammographically dense breast. Ultrasound plays an important role in the triple assessment of symptomatic lesions. ट्रिपल असेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, सेकेंड आपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास अल्ट्रासाउंड भी आता है, मेमोग्राफी भी आती है। ठीक है, या अगर कोई एमआरआई टेस्ट करवाना है तो वो भी। तो ये आपके पास ट्रिपल असेसमेंट में तीन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल एग्जाम है, फिर इसके बाद जो है वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, और थर्ड पे जो है वो बायोप्सी होती है। Being the only real-time imaging modality also means it can be used to accurately localize or biopsy breast lesions. ये आपके पास एक और एप्लीकेशन है इसकी, जिसमें आप जो है वो बायोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। तो ये अब आपके पास कंपैरिजन है बिटवीन द मेमोग्राम एंड द अल्ट्रासाउंड ऑफ अ डेंस ब्रेस्ट। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेंस ब्रेस्ट को मेमोग्राम के ऊपर असेस करना जो है क्वाइट डिफिकल्ट, तो उसके लिए फिर जो है वो हम को रिलेट कराते हैं अल्ट्रासाउंड। ये आपके पास फैटी ब्रेस्ट की जो है इसकी कोरिलेशन है बिटवीन मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। The ecotexture of any lesion is compared relative to the ecotexture of the intramammary fat. Cysts are typically well-defined rounded anechoic lesions with posterior acoustic enhancement, though the presence of debris can increase the overall internal echogenicity. ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिंपल सिस्ट का क्या क्राइटेरिया और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है तो उसका क्या क्राइटेरिया। Wall thickening, irregularity or mural nodules should be treated with suspicion and aspiration should be performed. ठीक है, अगर आपको किसी सिस्ट के अंदर जो है वॉल थिकनिंग नजर आ रही है, कोई इरेगुलरिटी नजर आ रही है, म्यूरल नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो आपने उसको सस्पिशियसली जो है वो ट्रीट करना है, और इसके ऐसे केस में जो है वो एस्पायरेशन आप परफॉर्म करेंगे। कोई भी सिस्टिक लीजन होगा उसके अंदर आप एस्पायर करते हैं फ्लूइड को। ये सिंपल सर्च का क्राइटेरिया आपको पता है, कोई लीजन होता है, स्मूथ इन मार्जिन होते हैं और पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट होती है।
In practice, needle biopsy should be performed as part of triple assessment in the presence of a discrete solid mass. Not all breast pathology presents as a discrete lesion. Inflammatory or lobular cancers may present as areas of scattered intermediate attenuation. अच्छा, अब हर केस के अंदर हम बायोप्सी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। अगर तो आपको अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि ये फाइब्रोएडिनोमा है या फिर उसने बता दिया कि ये सिस्ट है, तो आप उस केस सिंपल सिस्ट है तो उस केस के अंदर फिर आप परफॉर्म नहीं करते हैं बायोप्सी को, ठीक है। या तो अगर किसी फीमेल के अंदर बहुत ही उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि कैंसर की, तो उस केस के अंदर अगर आपको कोई हाइपरइकोइक मैस नजर आ रहा है तो फिर आप जरूर जाते हैं बायोप्सी के लिए, ठीक है। तो उससे पहले आपने नहीं जाना। अगर तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही आपको नजर आ गया कि ये बिनाइन लीजन है और सस्पेक्टेड नहीं है कि ये जो है वो हो सकता है मैलिग्नेंट, तो फिर आपको बायोप्सी करवाने की जरूरत नहीं है। The use of color and power Doppler can also aid in benign malignant differentiation of the solid masses. अब अगर कोई malignant lesion होगा तो डेफिनेटली उसकी अपनी vascularity होगी और वहां पर आपको ब्लड सप्लाई जो है वो डॉपलर के ऊपर नजर आएगी। In general, malignant masses tend to show an increased number of vessels that penetrate deep into the tumor with a branching morphology. ये आपके पास सब इमेजिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने देखनी होती है किसी भी लीजन की। उसका साइज, शेप, बॉर्डर डेफिनेशन स्मूथ है या फिर इरेगुलर है। इंटरनल इकोजेनिसिटी, जिसके केस में आपको एनोकोथीलियम में नजर आएगा, और अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो फिर उसकी इकोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगर कोई सॉलिड मास है तो उसकी भी इकोजेनिसिटी होगी। पोस्टीरियर एनहांसमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट, आर्किटेक्चरल चेंजेस अगर कोई आ रही हैं तो वो आप देखेंगे। अच्छा जी, एनालिटिकल क्राइटेरिया, मार्जिन, retrotumor acoustic phenomena, internal echo pattern, echogenicity, compression effect on shape, compression effect on internal echoes। आपने जब compression अप्लाई करना है विद ट्रांसड्यूसर तो आप उसका इफेक्ट देखेंगे शेप के ऊपर, ठीक है। जो भी ट्यूमर है, जो लीजन है उसकी शेप के ऊपर, और कंप्रेशन ऑन द इंटरनल echoes। अब अगर कोई सॉलिड मैस होगा तो डेफिनेटली वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास बिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी बिनाइन लीजन की। ellipsoid shape, thin definable capsule, 2 or 3 lobulations, hypericogenicity। ये आपके पास हाइपोइकोइक एक लीजन है जो कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइब्रोएडिनोमा की। इसकी शेप जो है वो एलिप्सॉइड शेप हो सकती है, थिन डिफाइनेबल कैप्सूल होगा, 2 or 3 lobulations हो सकती हैं, एंड इट विल बी हाइपरिकोजेनिक, या ये हाइपरिकोइक मास जो है आपको नजर आएगी। अब ये malignant है और इसकी शेप देखें कितनी इरेगुलर शेप है, इल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एनेकोइक है, एंगुलर मार्जिन टॉलर देन वाइड। ये जो टॉलर देन वाइड आपके पास आता है ना, ठीक है, मतलब ये टॉलर देन वाइड, तो ये आपके पास जो साइन होता है ये मोस्टली malignant लीजन्स के केस के अंदर है। ये आपने साइन याद रखना है, टॉलर देन वाइड अगर आपको नजर आ गया तो ये मोस्टली इसमें चांसेस हैं कि ये malignant लीजन। irregular shape और ill defined borders almost anechoic, के भी आपके पास एक malignant lesion है। thick echogenic rim, posterior shadowing। अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप देखते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन अ बिनाइन एंड अ malignant लीजन। जो शेप होगी बिनाइन लीजन की वो ओवल या फिर एलिप्सॉइड शेप होगी, जो malignant है उसकी वेरिएबल होगी। अलाइनमेंट, वाइडर देन डीप, अलाइन पैरेलल टू द टिश्यू प्लेन, और ये आपके पास डीपर देन वाइड, ठीक है। Margin smooth, thin, echogenic, pseudocapsule with 2 to 3 gentle lobulations, irregular or spiculated, echogenic halo। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा से देखते हैं malignant को। तो ये देखो तो आपको स्पिक्यूलेशन नजर आ रही है, ठीक है।
कोई वेल डिफाइंड इसका बॉर्डर नहीं है, बिल्कुल इरेगुलरली डिफाइंड बॉर्डर। Ecotexture variable to intense hyperechogenicity, low level markedly hypoechogenicity, ठीक है। लेकिन आपको जो फाइब्रोएडिनोमा है वो बिनाइन लीजन है, नॉन कैंसरस लीजन है, लेकिन वो भी आपको हाइपरइकोइक मैस की तरह ही नजर आता है, ठीक है। इसकी जो इकोजेनेसिटी है बिनाइन लीजन्स की वो वेरिएबल है, लेकिन जो मेलिग्नेंट होंगे वो इतने ज्यादा इकोजेनिक नहीं है। होमोजेनेसिटी ऑफ द इंटरनल एकोस यूनिफॉर्म, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म। लैटरल शैडोइंग इसमें प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एब्सेंट होगी। पोस्टीरियर इफेक्ट, मिनिमम अटेनुएशन और पोस्टीरियर एनहांसमेंट, अटेनुएशन विद ऑब्स्क्योर्ड पोस्टीरियर मार्जिन। अच्छा, इसके अंदर अब देखें आप मेलिग्नेंट जो लीजन्स हैं उनके अंदर कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, माइक्रोलोबुलेशंस हो सकती है, इंट्राडक्टल एक्सटेंशन होंगी जैसे हमने पीछे भी देखा है, इनफिल्ट्रेशन होंगी, ठीक है, टिश्यू से क्रॉस हो जाएंगी जो कि डीपली इनफिल्ट्रेट कर रहा होगा मैस। इकोजेनेसिटी ऑफ सराउंडिंग फैट, तो ये सारे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके थ्रू आप जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ मेलिग्नेंट एंड अ बिनाइन लीजन। ये देखें, ये आपके पास एक फाइब्रोएडिनोमा है विच इज अ नॉन कैंसरस लीजन, a typical fibroadenoma with homogeneous internal echoes with an ovoid shape and circumscribed margins। अब ये इसकी शेप देखें आप, इसकी इकोजेनेसिटी देखें, इसके अंदर जो है आपको ये इंफिल्ट्रेट करता हुआ नहीं नजर आ रहा, ठीक है, और प्लस आपको जो है इसमें पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट दिखाई दे रही है, जो कि अगर हम देखें मेलिग्नेंट लीजन्स के अंदर तो वो एब्सेंट होती है। अब ये आपके पास जो है एक मेलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर है, ये देखें डीपली इनफिल्ट्रेट किया हुआ है, इसके अंदर स्पिकुलेशंस भी आपको नजर आ रही हैं, इसके बॉर्डर्स भी वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, प्लस इट्स टॉलर देन वाइडर, ठीक है, अ टिपिकल टॉल इरेगुलर स्पिकुलेटेड हाइपो इकोइक एटेनुएटिंग मास इन कीपिंग विद द मेलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर। अच्छा, ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, और ये आपको जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, स्कैटर इंटर इनडिटर्मिनेट एटेन्यूएशन। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अंदर जो है वो आपको हाइपर इकोजेनेसिटी नजर ज्यादा आ रही है, इंक्रीज नजर आ रही है इंट्रामेमरी फैट्स की, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपको नजर आ रहा है लॉस ऑफ नॉर्मल ग्लैंडुलर एडिपोस टिश्यू और थिकन सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये ऐसे पेरेंट्स हो तो उसके इसके अंदर जो है वो चांसेस है कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होगा। इसके अंदर नॉर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसका उसके पेरेंट्स से सारी खराब हो चुकी हुई है, लिम्फेटिक डायलिटेशन है, सबक्यूटेनियस लेयर भी थिक हुई हुई है, और हाइपर इकोजेनेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हुई है इंट्रामेमरी फैट। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखें ये एक मलिग्नेंट लीजन है जिसके अंदर जब हमने पावर डॉपलर डाल के देखा है तो आपको फ्लो नजर आ रहा है, और जो वेसल्स की अपेयरेंस है वो आपको इरेगुलर टॉर्चस एंड ब्रांचिंग अपेयरेंस नजर आ रही है विच इज पेनिट्रेटिंग इनटू द सेंटर ऑफ द लीजन। तो एक तो जब हम लोगों ने लीवर में स्टडी किया था तो उसके अंदर भी हमने स्पोकविल पैटर्न स्टडी किया था कि आपके पास एक जो है वो सेंट्रल वेसल होती है जो कि आपके पास फर्दर ब्रांचिंग जो है वो मार्जिन में जा रही होती है, तो सेम यहाँ पर भी आपके पास वही है, इरेगुलर टॉर्चस ब्रांचिंग वेसल्स हैं जो कि पेनिट्रेट करें इनटू अ सेंटर into the center of the lesion. The sonographic pattern varies with age and individually and depends on the amount and type of contents, that is fat, fibrous and the glandular tissues. इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये जो है वो उसकी इकोजेनेसिटी जो है वो वेरी करेगी, अल्ट्रासाउंड की अपीयरेंस जो है वो वेरी करेगी। The fibrous and the glandular components are variably ecogenic while fat is hypoecogenic। ठीक है, फाइब्रस और ग्लैंडुलर हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी किसी भी स्ट्रक्चर में जिसकी कंपोजिशन जो है वो फाइब्रस या ग्लैंडुलर होती है वो इकोजेनिक अपेयर होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, जो कि जबकि जो फैट है वो हाइपोइकोइक अपेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।